5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, नतीजा आ गया। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अनपेक्षित मैं समझता हूँ सफलता बंगाल में मिली, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हालाँकि माहौल बना हुआ था लेकिन काफ़ी अच्छी सफलता मिली और आसाम में भी बहुत अच्छी सफलता मिली। पुडुचेरी में 3 राज्यों में इनकी सरकार बनेगी 5 में से। चर्चा का विषय ये है कि 5 राज्यों के बाद जो परिदृश्य चुनाव के बाद जो परिणाम आए और जो उसका परिदृश्य उभर कर आ रहा है, उसमें क्या हुआ कि ये सही है अपनी जगह कि भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से गोल रहा बंगाल विजय का और एक केरल विजय का भी है, जो केरल अभी नहीं हो पाया इनका, यद्यपि धीरे-धीरे वहाँ कदम बढ़ रहे हैं। तो इन जो रिजल्ट्स आए इसके परिणाम स्वरूप 2 कद्दावर विपक्षी नेता जो आईएनडीआईए ग्रुप के भी मेंबर थे और भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के पूर्व दावर नेता कहिए स्टालिन और ममता बनर्जी जी, इन दोनों की हार हुई और निश्चित रूप से पूरा का पूरा विपक्ष आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं अच्छी खासी डिमोरलाइज स्टेट में है। एक तरफ तो हो गई है विपक्ष की स्थिति, पक्ष के लिए इसका क्या संदेश और विपक्ष के लिए क्या मतलब, ये मैं आपको हम लोग बात करेंगे। जो मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह की विक्ट्रीज होती हैं, जब इस तरह का लैंडस्लाइड विक्ट्री और करीब-करीब अब मैं देख रहा था कि 70-80% पॉपुलेशन जो है कंट्री की, वहां पर भाजपा नीत सरकारों का शासन स्थापित हो चुका है। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी-कभी सत्तारूढ़ दलों में एक स्वजनित लेथार्जी यानी कि सुस्ती, असंवेदनशीलता और अति विश्वास जन्म लेता है और इन सब के परिणाम स्वरूप फिर एक होता है राजनीतिक अहंकार, पॉलिटिकल एरोगेंस, वो जन्म लेती है और जो फिर अंत में वो कहीं ना कहीं सभी के लिए दुख का कारण बनती है, सत्तारूढ़ दल के लिए भी और जनता के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से पूरे विपक्ष का लगभग लगभग मैं समझता हूं कि शक्ति विहीन तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन काफी बलहीन हो जाना, पहले से ही बलहीन था। क्योंकि अगर देखें तो एक अच्छे लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की जो संख्या है पार्लियामेंट में और बाकी असेंबलीज में वो लगभग आसपास रहे या थोड़ा फर्क हो 10-20% का। यहाँ तो बहुत फर्क है। एनडीए की 300 सीटें हैं लगभग, या तो बीजेपी की 240 हैं और जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है उसकी 99 है। पहले विपक्ष कमजोर था, 2 और उसके महत्वपूर्ण स्तंभ उखड़ गए। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने आशंकाएं बताई, इनको बलवती या सत्य होने में कभी कभी देर नहीं लगती। ऐसा होता है, पहले भी हुआ, इतिहास साक्षी है। अब विपक्ष की ऐसी स्थिति क्यों है? अब आप देखिए, हमारे यहाँ कांग्रेस सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल है, उसके सर्वोच्च नेता हैं श्री राहुल गांधी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी, प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष। अब ये नेता प्रतिपक्ष का कोई संवैधानिक पद तो है नहीं, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट आया वो ब्रिटिश डेमोक्रेसी से हमने बोरो किया। क्योंकि हम लोग जो हम वर्तमान रूप देखते हैं डेमोक्रेसी का, जहाँ चुनाव का और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जहाँ पे है, चुनाव होना, सरकारें बनना, ये सारा का सारा जो आधुनिक स्वरूप है, आधुनिक स्वरूप हमने बोरो किया है ब्रिटिश डेमोक्रेसी से। तो वहां जो एलओपी का जो कॉन्सेप्ट है नेता प्रतिपक्ष का, उसका मतलब होता है एक शैडो प्राइम मिनिस्टर, एक शैडो गवर्नमेंट, शैडो कैबिनेट होती है बाकायदा उस, और जो गवर्नमेंट की जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, वो सारी की सारी पॉलिसीज ये जो प्रतिपक्ष का जो कैबिनेट होता है, शैडो कैबिनेट और शैडो प्राइम मिनिस्टर, ये सब के सब उसको उसकी मीमांसा करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक से उसका पोस्टमार्टम करते हैं और फिर अपना विकल्प देते हैं पब्लिक के सामने। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, थ्रू आउट चलता रहता है, 4 साल 5 साल जितना भी सरकार चलती है। और जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो जनता के पास एक विकल्प होता है चुनने के लिए कि तो पॉलिसीज रही, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, नेशनल सिक्योरिटी की, डिफेंस पॉलिसीज हो, टैक्स का पॉलिसीज हो, उसमें पक्ष का यानी कि सत्तारूढ़ दल का क्या कहना है और जो प्रतिपक्ष है उसका क्या कहना है, दोनों को कंपेयर करके वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं और फिर वोट करते हैं। हमारे यहाँ क्या आपको लगता है नेता विकल्प, नेता प्रतिपक्ष का मतलब है विकल्प, यानी कि शैडो, एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए? आपको लगता है कि हमारे यहाँ विपक्षीय भूमिका निभाने में सफल रहा? सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं सरकार में रहते हुए। बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, बहुत बड़े नाराज हैं। अभी जो एक यूजीसी वाला जो मामला हुआ था उसमें जनरल कास्ट के लोग बहुत नाराज हो गए थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो लोग इससे नाराज होंगे तो क्या उनको लगता है कि वो सहजता के साथ खुशी खुशी किसी अन्य विपक्षी दल की पार्टी को वोट कर देंगे? हो सकता है वो घर पे बैठना प्रेफर करें, पैसिव रेजिस्टेंस, लेकिन विकल्प के रूप पे शायद विपक्ष को ना चुने। तो ऐसे में विपक्ष में जो विकल्पहीनता है उसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या जो इस समय नेता प्रतिपक्ष है क्या उनका कोई विकल्प है? मुझे तो लगता है कि नहीं, क्योंकि जो स्थिति हो गई है इस समय चुनावी राजनीति की, भारत में जो परिदृश्य है उसमें बड़ा स्पष्ट स्थिति है कि या तो एक राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, उसका मैंने बता ही दिया आपको कि किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष का नीतियों को लेके उनका स्टैंड है या जो उनके वक्तव्य आते हैं, जो उनका पॉलिसी की समझ है। तो जब खाड़ी युद्ध है तो खाड़ी युद्ध के बाद पब्लिक की क्या क्या समस्याएं होंगी, उनके बजाय वो उनको डिस्कस करने या उनमें अपना वैकल्पिक सुझाव या वैकल्पिक रणनीति देने के बजाय वो जनरल नरवणे की किताबों का डिस्कशन हो रहा है। जब
एआई समिट में कुछ यूथ कांग्रेस के लोग शर्ट उतार के नंगा नाच करते हैं तो वो उनको बब्बर शेर कहते हैं, जब ये सब सर्वविदित है कि इस समय पूरे विश्व में नेशनलिज्म का जो अंडर करंट चल रहा है और वो भारत में भी है। राष्ट्रवाद की जो भावना है वो बलवती होती जा रही है, और विशेषकर हमारा जो जैन जी है, यूथ है, वो जो एक आम आदमी है, वो राष्ट्र के प्रति जो मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे, उनके प्रति सचेत हो रहा है। ऐसे में एक राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि चाइना को चेकमेट करेगा कालांतर में, ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट। अंडमान निकोबार में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है जो लगभग 72,000 करोड़ रुपए का है। 30 वर्षों तक वो चलेगा और वहाँ नेवल बेस, एयर बेस, पूरा उसको मिलिट्री का सेटअप पूरा रहेगा वहाँ, और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए उस एरिया की बहुत आवश्यक है, और मलक्का स्टेट पे हमारा डोमिनेंस स्थापित हो, ये भी उसका एक उद्देश्य है। और सिंगापुर का एक ऑल्टरनेट हम नेवल हब दे सकें जहां पर के बड़े बड़े शिप्स आए और फिर वहां पर ट्रांसशिपमेंट्स की सुविधा, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। वो एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, भारत के पूरे देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है, और हमारी आर्थिक प्रगति के लिए और हमारी आत्म स्वाभिमान के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे प्रोजेक्ट का आप वहां पे जाके चुनाव के दौर में जब वोट पड़ रहे हैं, आप उसकी निंदा कर रहे हैं, आप उसको विकास न कहकर विनाश कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजों का कोई विकल्प है? अगर ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढेंगे? एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी वो हो गई, दो तीन थी। कम्युनिस्ट पार्टी कभी राष्ट्रीय पार्टी होती थी, लीगली संवैधानिक उसका एक दर्जा था कानूनी कि वो राष्ट्रीय पार्टी है। कई राष्ट्रों में, राज्य में चुनाव लड़ना, कहीं कहीं वोट मिल जाना, वो भी समाप्त प्राय है। भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हो गई, तो फिर कहाँ मिलता है? विकल्प ढूंढते हैं रीजनल पार्टीज में। चलिए देखते हैं उनका क्या क्या स्थिति है। जितनी रीजनल पार्टीज हमारी हैं, चाहे आप ऊपर से देखिए पीडीपी जम्मू कश्मीर में, अकाली पंजाब में, आईएनएलडी जो चौटाला की पार्टी होती थी हरियाणा में, बिहार में आप आरजेडी देख लीजिए, अभी बंगाल में टीएमसी जो ममता जी के भतीजे हैं अभिषेक, वो भी परिवारवादी, वहां सब हो रहा था। फिर टीआरएस है जो तेलंगाना में थी केसी राव की, डीएमके जो कल हारे हैं चुनाव, वहां भी 3 पीढ़ियों से परिवार में आपस में सब बढ़ रहा है। तो ये सारी की सारी जो रीजनल पार्टीज हैं, बेसिकली ये व्यक्ति या परिवारवाद से उभरी हुई पार्टियां हैं, आधारित परिवार आधारित या तो व्यक्ति आधारित पार्टी। जितने भी डेवलपिंग लोकतंत्र हैं, डेवलपिंग सोसाइटीज हैं, विकासशील जो लोकतंत्र हैं, वहां पर करिश्मा, व्यक्तिवादी करिश्मा, व्यक्तिवादी करिश्मा, या जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी कल्ट, उसको पूजा जाता है, उससे प्रभावित होकर लोग वोट देते हैं। तो जब तक वो व्यक्ति रहता है तब तक तो उसकी जो भी बनाई हुई पार्टी है वो अच्छा चलती है। जैसे ही वो व्यक्ति का किसी कारण सीन से वो हट जाता है, मृत्यु, अशक्तता, बीमारी या किसी और कारण से, तो फिर वो पार्टी शनय शनय अपनी समाप्ति की ओर चल पड़ती है। यही इन सारी पार्टीज के साथ हो रहा है। जो कुछ समय का बुलबुला होती है, जैसे एक हमारे यहाँ एक पार्टी थी, वो आंदोलन से उभरी, अन्ना के आंदोलन से, और जो भी सिद्धांत थे उनके आड़ लेके अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी बनाई और बहुत बड़े बड़े वायदे किए, और सारे वायदे अपने ही किए हुई बातें, अपनी किए हुए वायदे, उन सब से विपरीत आचरण किया, और जो जो चीजें कहा था ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो ज्यादा की, सबसे ज्यादा की, बाकी पार्टियों से भी ज्यादा की, और फिर अब अपने, मैं समझता हूँ कि अधोगामी गति है उसकी फिलहाल। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो कहाँ से होता? एक पूर्व में एक कद्दावर नेता ममता बनर्जी, एक स्टालिन, एक ये जो पार्टी मैंने बताई अन्ना के शिष्य, ये सारे के सारे अपने ही कामों से ऐसी स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं जबकि कोई चैलेंज प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो फिर कहां से आएगा विकल्प, कहां से निकले? ये बड़ी समस्या है। एक ऐसी पार्टी का विकल्प बनना, एक ऐसी पार्टी को चैलेंज करना, एक ऐसी पार्टी का ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म देना जो 24x7 24x7 पॉलिटिक्स सोचती है, जो लगातार इलेक्शन मोड में रहती है, और जिसकी पूरी की पूरी इलेक्शन मशीनरी को एक तरह से वॉर मशीन कह सकते हैं, युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ती है, संसाधनों के मामले में, कार्डर डिसिप्लिन के मामले में, कार्यकर्ता के समर्पण और भावनात्मक लगाव के मामले में, जिसका किसी भी विपक्षी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, जो अब केवल बौद्धिक आयोजनों और 2 दिन कैंपेन 2 दिन विश्राम, 2 दिन कैंपेन 2 दिन विश्राम वाली संस्कृति से ऊपर उठकर मासेस से कनेक्ट हो चुकी है, मासेस की पार्टी बन गई है। और जो अटल जी और अडवाणी जी के रक्षात्मक राजनीति के युग से उठकर मोदी जी और अमित शाह जी के आक्रामक राजनीतिक रणनीतिक सफर को तय कर चुकी है, ऐसी पार्टी से मुकाबले के लिए तो फिर कुछ ऐसा व्यवस्था होनी ही चाहिए जहां पब्लिक को लगे, संदेश जाए कि ये एक अच्छा विकल्प है। सोचिए, विचार करिए, आपको लगता है कि अभी जो हमारा स्थिति है ये ऐसी है, और हम कब तक इस तरह की स्थिति को देखेंगे, और इसके क्या क्या आशंकाएं हो सकती हैं, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सब के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि कुछ इस पे विमर्श किया जाए कि भारत में जो चुनावी लोकतंत्र है उसकी दशा दिशा क्या है, किस ओर वो बढ़ रहा है। लोकतंत्र में चेकमेट्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस ये होना बहुत जरूरी है। दमदार विपक्ष का होना लोकतंत्र की मजबूती और उसकी जड़ों को सींचता है,
नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो समझदार विपक्ष होना चाहिए। वो ऐसा विपक्ष ना हो जो कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को धर्म के आधार पर खुद ही ध्रुवीकृत कर दे, पोलराइज कर दे, और दूसरी पार्टी के हाथ में वो बाकायदा एक प्लेटर पे सजा के सत्ता सौंप दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।